ध्रुव गुड़ियों के सामने कुर्सी पर बैठकर उन्हें समझाते हुए बोला, क्या तुम लोग मुझे कुछ कहना चाहती हो? अगले ही पल ध्रुव हैरान रह गया जब गुड़िया ने अपना सर हिलाना शुरू कर दिया। तब ध्रुव ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। ये कहते ही ध्रुव ने उन गुड़ियों का रिएक्शन जानने के लिए उनकी तरफ ध्यान से देखा। उसके ऐसा कहते ही जैसे सारी गुड़ियां उसकी तरफ देखने लगी। तभी अचानक सबसे छोटी गुड़िया अपनी जगह पर उछलने लगी। ध्रुव ने उन चारों गुड़ियों को एक बार फिर ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वो चार गुड़िया असल में एक फैमिली है, जिसमें मम्मी पापा के अलावा एक बेटा बेटी है। तभी ध्रुव को याद आया कि होम स्टे में भी उसने चार गुड़िया ही देखी थी और वो सोचने लगा, आज की थीम होम स्टे है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इन चार गुड़ियों का उन चार गुड़ियों से कोई रिलेशन हो। फिर ध्रुव ने धीरे से कहा, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये चार गुड़िया उस हत्याकांड की पीड़ित है और अब अपने हत्यारे को सजा दिलाना चाहती हैं। ये सुनते ही चारों गुड़ियां अपनी जगह पर तेजी से घूमने लगी। ध्रुव ने कहा, तुम्हारे हत्यारे को पकड़ लिया गया है और मैंने ही उसे पकड़वाया है। यकीन मानो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर भी उन गुड़ियों पर कोई असर नहीं हुआ और कमरे में रखा सामान इधर उधर गिरने लगा। तभी अचानक ध्रुव की पॉकेट में रखा काला फोन एक बार फिर से वाइब्रेट करने लगा। जल्दी से ध्रुव ने काले फोन को अपनी जेब से निकाला। तभी फोन से आवाज आई, अतृप्त आत्माओं के दर्द की दवा बनो, उन्हें सबूत दिखाओ, उन्हें शांत करो। ये सुनते ही ध्रुव को लगा जैसे वास्तव में वो दूसरी दुनिया के लोगों की तकलीफें समझने लगा था। वो आने वाले टाइम में शायद इन अतृप्त आत्माओं से बात भी करने लगेगा। इतना सोचकर ध्रुव ने अपना खुद का फोन निकाला और उस पर वो न्यूज चलाई जिसमें केतन को गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उस पर लगे आरोपों पर सुनवाई होने वाली थी। लेकिन ये देखकर गुड़िया शांत नहीं हुई और वो लगातार घूमती रही। मोबाइल के स्क्रीन पर जब केतन दिखाई दिया तो गुड़िया घूमने के साथ साथ कांपने भी लगी। ध्रुव उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहां टेबल पर रखे कागज पर खुद ब खुद एक आकृति बनने लगी। ध्रुव को यह देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में उस कागज पर एक आदमी का स्केच बन चुका था जो देखने में केतन जैसा लग रहा था। तभी अचानक से घूमती हुई एक गुड़िया केतन की फोटो के ऊपर गिर पड़ी और पल भर में उस कागज के चार टुकड़े हो गए। फिर देखते ही देखते वो चारों टुकड़े उन चार गुड़ियों में समा गए। ध्रुव आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। अचानक कमरे में सब शांत हो गया। ध्रुव सोच में पड़ गया और वो खुद से बोला, इसका मतलब ये लोग केतन के लिए दर्दनाक मौत चाहते हैं। क्या सच में अतृप्त आत्मा के अंदर इतनी तड़प होती है? इसका मतलब ये मामूली गुड़िया नहीं है, ये कभी इंसान थे जिन्होंने मरकर गुड़िया का रूप ले लिया है। तभी काले फोन से फिर से आवाज आई, अतृप्त आत्माओं को शांत कर दिया गया है। ये गुड़िया आने वाले समय में आपकी मदद करेंगी। इन्हें स्केरी हाउस में ही रहने दो। जल्द ही तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। ध्रुव ने देखा चारों गुड़ियां अब शांत थीं। उनकी आंखों में ध्रुव के लिए अपनापन दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने उन सबको वहीं छोड़ दिया और बाहर चला गया। दूसरी तरफ मेहुल अभी भी कमरों में भटक रहा था। वो अब तक इतना भाग चुका था कि उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तभी ध्रुव उसके पास आया और बोला, चलिए टाइम हो चुका है। मुझे लगता है आज आपने स्केरी हाउस की रोमांचक यात्रा का अच्छे से आनंद लिया। ध्रुव की बातें सुनते ही मेहुल चिल्लाया, क्या खाक आनंद लिया? वो गुड़िया मेरी जान के पीछे पड़ गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे मार ही डालेगी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, अब ये बस आपका भ्रम है। स्केरी हाउस में गुड़िया और कठपुतलियां बस इल्यूजन इफेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप डरिए मत। ध्रुव की बात सुनकर मेहुल अपना आपा खो बैठा और बोला, डरू नहीं मतलब? आपको मेरी बात भ्रम लग रही है। वो सचमुच मेरी जान के पीछे पड़ी है और आप इसे भ्रम कह रहे हैं। ये कहते ही मेहुल ध्रुव के पीछे पीछे लंगड़ा कर चलने लगा। तब ध्रुव मेहुल को उस टेबल के पास ले गया जहां पर वो उन 4 गुड़ियों को छोड़कर आया था। ध्रुव ने उनमें से एक गुड़िया को उठाया और उसे मेहुल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या आपको ये कहीं से भी जान लेने वाली दिख रही है? मेहुल ने जब उस गुड़िया को ध्रुव के हाथ में देखा तो उसे वो एकदम सामान्य गुड़िया जैसी दिख रही थी। अब मेहुल की जान में जान आई थी। फिर ध्रुव ने गुड़िया को वापस टेबल पर रख दिया और मेहुल को बाहर छोड़कर वापस आया। ध्रुव को चिंता होने लगी थी कि पारस कहां गया होगा। वो सर्विलांस कैमरे में भी नहीं दिख रहा था। ध्रुव और ज्यादा परेशान हो गया। वो वहां से बाहर निकला तो उसे दरवाजे पर ही तानिया मिल गई। तानिया ने अब तक डॉक्टर हत्यारे वाली ड्रेस उतार दी थी। पारस को ढूंढने के लिए तानिया और ध्रुव दोनों एक साथ अंदर गए। ध्रुव ने तानिया से कहा, तुम दाईं तरफ से जाओ और मैं बाईं तरफ से जाता हूं। जैसे ही तुम्हें वो मिल जाए मुझे बुला लेना। इतना कहकर ध्रुव सेंट्रल रूम के दाईं तरफ के गलियारे में से होकर निकला। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, किसी ने पीछे से उसे खींचा। ध्रुव ने चौंक कर पीछे देखा। तभी एक लड़की के हंसने की आवाज आने लगी और वही म्यूजिक बजने लगा। ध्रुव एकदम से चौंक गया क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था। वो दोबारा आगे बढ़ गया। तभी अचानक उसे कहीं से शीशा टूटने की आवाज आई। वो पास में बने बाथरूम की तरफ भागा। वहां पारस अपनी बाजू पकड़कर खड़ा था और बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पारस को झिंझोड़ा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तुम ठीक हो ना? परेशान होकर जब ध्रुव ने यह कहा तो पारस घबराते हुए बोला, ध्रुव, मैं यहां खुद नहीं आया। मैं तो उस सामने वाले कमरे में छुप कर बैठा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अदिति के चिल्लाने की आवाज आने लगी और उसने मुझे रोते हुए बुलाया। और जब मैं यहां आया तो मुझे उसके रोने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। बोलते हुए पारस ने बाथरूम की तरफ इशारा किया और आगे बोला, इसी बाथरूम से उसके रोने की आवाज आ रही थी। पर मैं जैसे ही यहां पहुंचा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उस शीशे से कोई मुझे अपने पास खींच रहा है। मैं पीछे हट रहा था पर वो मुझे जबरदस्ती खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक कहीं से एक गुड़िया यहां आकर गिर गई और वो शीशा टूट गया। ध्रुव ने झट से अंदर झांका। उन 4 गुड़ियों में से एक गुड़िया वहां पड़ी थी। ध्रुव ने सोचा, इसका मतलब अच्छाई और बुराई भूतों में भी होती है। कुछ अच्छे भूतों ने बुरे भूतों से लड़ाई की। फिर ध्रुव सोचने लगा, कांसे के आईने में भूत था और इसलिए मैंने सभी कांसे के आईनों को ढक दिया। पर यहां बाथरूम के शीशे में भूत क्यों है? क्या यहां भी कोई भूत है? इसका रहस्य मुझे पता लगाना होगा। यह सोचकर ध्रुव ने पारस से कहा, चलो अब जल्दी बाहर चलते हैं। मैंने पहले ही तुम लोगों को समझाया था कि टॉर्च मत जलाना, पर तुम लोगों ने वही गलती की और अब नतीजा देख लिया ना। खैर, अब जल्दी बाहर चलो। इतना कहते ही ध्रुव ने पारस को बाहर निकाला। ध्रुव ने रास्ते में तानिया को भी फोन किया पर तानिया का फोन नहीं मिल रहा था। ध्रुव बुदबुदाया, अब ये सिग्नल प्रॉब्लम भी आ गई। ध्रुव ने जल्दी से पारस को नीचे छोड़ा और तानिया को बुलाने के लिए स्कैरी हाउस में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, चूड़ियों के खन खन खनकने की आवाज आने लगी। ध्रुव सोचने लगा, तानिया चूड़ियां तो नहीं पहनती है, फिर ये आवाज कैसी आ रही है? उसने तानिया को पुकारा, तानिया कहां हो तुम? ध्रुव का मन थोड़ा बेचैन होने लगा। उसने हर कमरे में झांक कर देखा
पर उसे तान्या कहीं नजर नहीं आई। तभी अचानक गिटार की वही धुन बजने लगी। ध्रुव और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कहा, ओ गॉड, कहीं तान्या किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से तान्या को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। तभी उसने एक कमरे का दरवाजा खोला, जिसमें से कुछ आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने तान्या को वहां देखा, वो हताश होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गया और थोड़ा घबरा कर बोला, यार क्या करती हो तुम भी, कितना डरा दिया तुमने मुझे। ये सुनते ही तान्या हंसी और अलमारी में कुछ कपड़े रखते हुए बोली, कमाल है सर, स्कैरी हाउस का मालिक खुद ही डर रहा है। इतना कहने के बाद उसने कुछ कपड़ों की तरफ इशारा किया और बोली, अब मुझे पता चल गया था कि आपने उन लोगों को बाहर भेज दिया है, तो मैं इन कपड़ों को अलमारी में रखने लगी। ये कपड़े यहां कमरे के बीच में पड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए सोचा इन्हें रखते हुए ही चलती हूं। ध्रुव की नजर तान्या के हाथ में पकड़े कपड़ों पर पड़ी। उसने हैरत से पूछा, ये कपड़े तुम कहां से लेकर आई? तान्या ने हैरानी से ध्रुव की तरफ देखा और बोली, सर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं, मैं कहां से लाऊंगी कपड़े? फिर कमरे के बीच में इशारा करते हुए बोली, यही पड़े हुए थे, मैंने भी सोचा कि पता नहीं क्या सोचकर आपने इन्हें यहां रख दिया है। ये सुनते ही ध्रुव ने तान्या के हाथ से कपड़े लिए और बोला, मैंने इन्हें यहां नहीं रखा है। तान्या बोली, सर हम दोनों के सिवा यहां कौन आता है? ध्रुव ने उन कपड़ों को ध्यान से देखा। वो किसी राजकुमारी के कपड़े लग रहे थे। ये देखते ही ध्रुव का माथा ठनका और उसने सोचा, ये किसके कपड़े हो सकते हैं? राजकुमारी वाला गेटअप तो हमारे थीम में कभी नहीं रहा, फिर ये कपड़े कहां से आए? ध्रुव अभी सोच ही रहा था कि तभी चूड़ियों की खनखनाहट की तेज आवाज आई, जैसे कोई लड़की बाहर भागी हो। ध्रुव ने तान्या से पूछा, क्या तुम्हें चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी? तान्या ने कहा, नहीं तो। तब ध्रुव ने तुरंत तान्या को खींचकर बोला, जल्दी निकलो यहां से। तान्या कुछ समझ नहीं पाई और उसने पूछा, सर कभी कभी ये अचानक आपको क्या हो जाता है? आप इन कपड़ों को नहीं पहचान रहे और अब आपको चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। तान्या आगे कुछ कहती उससे पहले ध्रुव ने कहा, अभी बस बाहर निकलो। तान्या चुप हो गई और ध्रुव के साथ बाहर आ गई। ध्रुव ने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को विदा किया और कंट्रोल रूम में गया। तान्या ने कहा, सर 5 बज चुके हैं, मैं स्कैरी हाउस का सामान सही कर देती हूं, तब तक आप भी अपना काम निपटा लीजिए। ध्रुव तान्या के लिए थोड़ा चिंतित हो रहा था। एक वही तो थी उसके पास और जो हर स्थिति में उसका साथ दे रही थी, लेकिन अब घर का माहौल दिन पर दिन अजीब होता जा रहा था, इसलिए ध्रुव को तान्या की चिंता हो रही थी। ध्रुव ने तान्या की तरफ देखा और कंप्यूटर पर कुछ सेटिंग्स करने लगा। उसके बाद वो कल के लिए वेडिंग थीम वाले रूम्स में कुछ चेंज करने के लिए चला गया। ध्रुव ने कुछ चीजों को अपने हिसाब से इधर उधर किया और विवाहित जोड़े के बेडरूम को अलग तरह से सजाने लगा। तभी वहां तान्या भी आ गई और उसके आते ही ध्रुव ने उससे कहा, अब तुम अपने फ्लैट में चली जाओ। लेकिन तान्या ने ध्रुव की बात अनसुनी कर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और बड़े रोमांटिक अंदाज में बोली, ये सेज हम दोनों के लिए सजा रहे हो ना? ध्रुव को तान्या का ये व्यवहार कुछ अजीब लगा। उसने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तान्या? ये सब सही नहीं है। तान्या थोड़ी नाराजगी जताते हुए बोली, अब तो आपका काम भी चलने लगा है और फिर हम इतने टाइम से साथ हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इतना कहते ही तान्या ध्रुव के करीब आई और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। ध्रुव ने तान्या को गुस्से से धक्का दे दिया और जोर से चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हरकत है ये? ध्रुव के धक्का देते ही एक पल में तान्या का चेहरा एक डरावने चेहरे में बदल गया। एक बार फिर से वहां वही गिटार की धुन बजने लगी, जो पिछले कुछ दिनों से ध्रुव को सुनाई दे रही थी। ये देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और खून से लथपथ दुल्हन की ड्रेस में वो लड़की बहुत भयानक लग रही थी। अगले ही पल वो अपनी कर्कश आवाज में बोली,
999 साल इंतजार किया है तुम्हारा संजोगनी ने। अब ऐसे कैसे तुम्हें जाने दूंगी। आज की रात मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। मैं राजकुमारी संजोगिनी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। याद रखना, तुम अब से सिर्फ मेरे हो, मेरे। किसी और के बारे में सोचा भी तो। ये बोलकर संजोगिनी ध्रुव के ऊपर झपट पड़ी। अगले ही पल ध्रुव बिस्तर पर गिर गया और उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि उसके ऊपर टनों का बोझ रख दिया गया हो। गिटार की धुन के अलावा अब संजोगिनी की हंसी की आवाज भी पूरे कमरे में गूंज रही थी। ध्रुव के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो लगातार बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था।